अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड MCQs जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंट्री टेस्ट में आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द टेम्परेचर ऑफ द कप ऑफ टी फॉल्स फ्रॉम 150 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 145 डिग्री फ़ारेनहाइट इन 1 मिनट। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर का हमें दिए हुए हैं। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ तो ये बन रहा है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट और टाइम कितना बताया हुआ है हमें, 1 मिनट बताया हुआ है। 5 के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट। अब आते हैं आगे। रूम विद टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रॉक्सीमेटली, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द टेम्परेचर टू फॉल फ्रॉम 110 टू 100 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे डिफरेंस निकालूँ अगर मैं, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है। बोल रहा है बताओ 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर के डिफरेंस पे कितना टाइम लगेगा। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के डिफरेंस पे 1 मिनट लग रहा था, तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लगेगा हमें 2 मिनट। जो टेम्परेचर है वो बढ़ा तो टाइम भी डबल हो गया। टेम्परेचर डबल, टाइम डबल। द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड बाय, ये सेपरेट होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 8.07, इट्स हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज। तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H पॉजिटिव इक्वल्स टू 1 अपॉन एंटी लॉग अच्छा, ही राइटिंग थोड़ी वैसी हो रही है, ये एंटी लॉग है। और pH सबसे पहले आप एंटी लॉग निकालोगे, शिफ्ट दबा के लॉग दबाओगे, ठीक है ना। उसके बाद pH से मल्टीप्लाई करवा दोगे, आंसर जो आ जाएगा उसको 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 एक्सपोनेंट -9। अमाउंट ऑफ सीन 20 ग्राम ऑफ कार्बन बोल रहा है। 20 ग्राम कार्बन के अंदर कितना, 20 ग्राम CO2 के अंदर कितना कार्बन होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 12 ग्राम होता है, 44 ग्राम CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन होता है। ये हमें पता है, एटॉमिक मास 1 मोल होता है 44 ग्राम के बराबर। इसके अंदर कार्बन होता है 12 ग्राम। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना कार्बन होता है, तो मैं 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पता लगा सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करा, 12 को डिवाइड करवा दिया 44 से। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम CO2 के अंदर कितना कार्बन होता है। फिर 1 ग्राम का पता चल जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो 5.45 आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसकी बात है विथ LCl3 has catalyzed benzene react with alkyl and acyl chlorides giving alkylated and acylated benzene respectively. This reaction is known as, तो ये कहलाता है फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस। बेसिकली आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे सेकेंड ईयर के अंदर। तो 31 है। उसके बाद अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ऑक्यूपाइड बाय 30.0 ml एट 24 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना, और टेम्परेचर दिया हुआ है। और व्हेन द बैरोमेट्रिक प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 736, व्हाट वॉल्यूम वुड द हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इट वर ड्राई एंड एट STP पे बताओ हाइड्रोजन ड्राई का क्या वॉल्यूम होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 24 डिग्री सेल्सियस इज 22.4 और ये हमें दिया हुआ है प्रेशर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। इनिशियल वॉल्यूम हमें 30 ml दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद बैरोमेट्रिक प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर भी जिसे कहते हैं वो दिया हुआ है 736 टॉर। प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर या फिर वाटर का प्रेशर वो दिया हुआ है 22.4 टॉर। STP की कंडीशन हमें पता है कि टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर 760 टॉर होता है। V2 हमें निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, जो कहता है कि टोटल प्रेशर बराबर है प्रेशर ऑफ वाटर और प्लस प्रेशर ऑफ जो भी गैस आप उसके ऊपर कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लिया फॉर्मूले को। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर में से माइनस करवा दो वाटर का प्रेशर।
टोटल प्रेशर हमें क्या दिया हुआ है, 736 टॉर दिया हुआ था, उसमें से माइनस करवाना है वाटर का प्रेशर जो कि है 22.4 टॉर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 713.6 टॉर। इसका ये है, अब हो जाएगा हमारा P1। अब आ जाते हैं हम इधर जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जनरल गैस इक्वेशन है, इसको यूज़ करा। V2 हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, V2 चाहिए था, V2 के लिए अरेंज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल। वैल्यूज़ पुट करी, सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम V1 गिवन है, T1 गिवन है, V2 गिवन है, T2 गिवन है, P2 भी हमें गिवन है। सॉरी, V2 हमें निकालना है, तो V2 के लिए अरेंज कर लिया। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो 25.9 आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कह रहा है 2m सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 का बताओ कितना, इसके अंदर क्या, इन चार ऑप्शन में से क्या चीज़ सही होगी। तो 2m का मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम के, हर 1000 ग्राम के अंदर सॉल्यूशन के मौजूद होंगे 2 मोल। किसके 2 मोल की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके फॉर्मूला हमें दिया हुआ है Na2CO3 का। 1000 ग्राम के अंदर 2 मोल होंगे। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये मेरा 106 1 मोल के बराबर है, तो 106 को मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मोल में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 212 आंसर आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं देखूँ तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, क्योंकि देखो 106 ग्राम होगा पर 100 ग्राम। 1000 के अंदर 212 है, तो 106 के अंदर, सॉरी 500 के अंदर 106 हो जाएगा। 1000 को हाफ़ करोगे 500, तो 212 को भी हाफ़ कर दो तो 106 ऑफ द सॉल्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखो गलत हो रहे हैं हमारे। 106 ग्राम पर 100 ग्राम भी नहीं है, वाला 212 पर 2 लीटर ये भी नहीं है। 106 ग्राम पर 500 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट की बात हो रही है यहाँ पे। सही है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉर्म बिटवीन NH3 NH पॉजिटिव। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है NH4 प्लस के अंदर। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अमोनिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है उसको डिवाइड करवा देते हैं NH3 के एटॉमिक मास से, और परसेंटेज में ले जाने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करवाना पड़ता है। उसके बाद 35 है अकॉर्डिंग टू द फेज डायग्राम गिवन फॉर कंपाउंड बाय व्हाट डिस्क्रिप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी हुई है जिसमें 4 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, और हमें वाई एक्सिस में प्रेशर दिया हुआ है और एक्स एक्सिस में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, और बोल रहा है चारों में से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। तो पहली देखते हैं, एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट 0.4 वाई गैस विल स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट इनटू वाई लिक्विड। अगर बात करें हम 0.4 की, इस पॉइंट पे अगर देखें तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे प्रेशर को हम ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा जब प्रेशर हो जाता है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर पॉइंट्स देखें, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1200 टॉर वाई एक्सिस एज सॉलिड। एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1200 टॉर पे सॉलिड पे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल कम है, तो सॉलिड में नहीं जा सकती गैस। उसके अलावा एट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 0.1 के देखें अगर वाई एस विल स्पॉन्टेनियस कन्वर्ट टू वाई जी। एट 0.11 की बात करें तो प्रेशर इतना ज़्यादा कम है कि वो गैस सॉलिड में तो हो ही नहीं सकती इतने कम प्रेशर पे गैस। नॉर्मल हमारे प्रेशर पे जब वो गैस में है तो कम प्रेशर पे कैसे वो किसी और स्टेट में चली जाएगी, इस स्टेट में भी वो लिक्विड ही रहेगी, तो सॉलिड में हो ही नहीं सकती। उसके बाद एट प्रेशर एंड टेम्परेचर एट 0.3 वाई सॉलिड वाई गैस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.3। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर जो है वो तकरीबन हमारा जो रूम टेम्परेचर वाला प्रेशर होता है STP वो 760 होता है, तो ये उसके करीब करीब ही है। तो इतने नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकती ऐसे टेम्परेचर प्रेशर पे। लास्ट है एट द टेम्परेचर प्रेशर 0.2 वाइल लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
सिमिलरली प्रेशर कम है तो इतने कम प्रेशर पे गैस गैस ही होगी, भले टेम्परेचर ज़्यादा क्यों ना हो, सही है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 36 पे, गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर दिस रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये रिएक्शन है हमारा, और क्या बोला हुआ है इसके बारे में, 3 कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। NH4 की कंसनट्रेशन दी हुई है, NO2 की कंसनट्रेशन दी हुई है और रेट दिया हुआ है, और बोला है कि बताओ इसमें से कौन सी वाली इक्वेशन सही होगी रेट लॉ की। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, रेट लॉ का हमने इक्वेशन लिखी जो कि ऐसी होगी कुछ, ठीक है। रेट लॉ जो है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और रिएक्टेंट हमारे पास 2 हैं। NH4 की पावर को हमने x कह दिया और NO2 की पावर को हमने y कह दिया। हमें x और y पता लगाना है, ठीक है। अब क्या करा हमने, कंपेयर करवाया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ठीक है। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये रही, और इक्वेशन 2 कौन सी है, ये रही। इनकी वैल्यूज़ को सिंपल हमने आपस में डिवाइड करवा दिया, ठीक है। 2 वाली की वैल्यूज़ को ऊपर रखा, 1 वाली की वैल्यूज़ को नीचे। अच्छा, 2 वाली की वैल्यूज़ को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू बड़ी है, अगर ये कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू बड़ी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो कैंसिल होकर हमारे पास ऊपर 2 बचेगा, और हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू सही रहती है ना, हम ऊपर ही चाहते हैं, डिवाइड में वैल्यू नहीं सही रहती। तो इसी तरह हम जो चाहेंगे कैंसिलेशन करवाने के बाद हमारा जो नंबर बचे वो ऊपर की तरफ वो डिवाइड में ना आए, तो इसलिए बड़ी वाली वैल्यूज़ को ऊपर रखेंगे और छोटी वाली वैल्यूज़ को नीचे रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 15 वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है और 10 वाली वैल्यू छोटी है, इसलिए 15 को ऊपर रखा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या करा, सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, रेट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। रेट 2 की वैल्यू क्या है, 0. ये रही, रेट 2 की वैल्यू 0.030 और रेट 1 की वैल्यू 0.020, सिंपल मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ रख दी। अच्छा, NO2 की वैल्यू अगर आप लोग को मैं दिखाऊँ तो NO2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में सेम है। सेम होने की वजह से क्या होता है कि ये आपस में कैंसिल हो जाती है, तो ये कैंसिल हो गई आपस में, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे NO2 की वैल्यू को नहीं लिखा, सिर्फ NH4 की वैल्यू को लिखा है, और K से K कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड करवाने के बाद 1.5 आंसर आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करवाने के बाद यहाँ पे भी 1.5 आंसर आएगा, और इनकी पावर में x आ जाएगा। दोनों को कैंसिल करवा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई x की वैल्यू। अब आ जाते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें दोनों की पावर पता लगानी है, NO2 की भी और NH4 की भी। तो उसके लिए क्या करा हमने 2 इक्वेशंस का तो यूज़ कर लिया। अब हमारे पास बची तीसरी इक्वेशन, तो इसके लिए हमने क्या करा, पहली इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया। देखो कंपेयर करवाया 1 और 3 को, तो रेट 1 सारी वैल्यूज़ पहले ऊपर वाली और नीचे वाली आप लोग देख लो, ठीक है। 1 और 3 की वैल्यूज़ को रखा, ये रही 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, के और के अगेन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और इस इक्वेशन में क्या होगा, NH4 की वैल्यू सेम है। आप देखो 1 में NH4 की वैल्यू है 0.010 और 3 में भी है 0.010, तो यहाँ पर NH4 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और NO2 की वैल्यू हमने एज इट इज़ रख दी पावर बना के। इसको डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 4, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 2, कैंसिलेशन करवाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। NH4 की वैल्यू 1 क्योंकि x 1 था और y 2 था, तो NO2 की वैल्यू 2 पावर 2 सॉरी। उसके बाद 37 है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट इफ वॉल्यूम इज डबल प्रेशर विल बी। अच्छा, वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, अगर मैं वॉल्यूम को डबल करूँगी तो प्रेशर 1/2 में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम को 4 करूँगी तो प्रेशर 1/4 में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 37। उसके बाद है 38, KMnO4 इज पिंक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो उसके अंदर MnO4 नेगेटिव का आयन होता है जिसकी वजह से ये पिंक होता है, इसकी वजह से KMnO4 का कलर पिंक होता है। ग्लिसरीन इज़ मोर विस्कस देन वाटर बिकॉज ऑफ, ग्लिसरीन के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। 40 है, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा और ऑब्टेन बाय। अच्छा, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ या किसी भी एटम की बात करूँ, जब भी कोई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करता है,
जंप करता है लोअर ऑर्बिट में तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्साइटेशन ऑफ हायर एनर्जी स्टेट न्यूक्लियस ऑप्शन सही होगा। एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जाना, और डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में आना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 41 पे। एल्डिहाइड में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन्स बाय द यूज़ ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन। 42 है अमोनिया में बी मेड बाय ट्रीटिंग ऑफ अमोनिया क्लोराइड विद। अमोनिया बनाने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्वस बेस के साथ। बेस का काम क्या होता है, वो किसी भी सॉल्ट में से अगर जैसे अमोनियम का सॉल्ट है तो अमोनिया को अलग कर देगी। उसके बाद है 43 व्हेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A रिएक्ट्स विद एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग होती है, जैसे NaCl एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ PbCrO4 इज़ 1.8 exponent 10, the concentration of Pb is 6.25 exponent -5, concentration of CrO4 -2 is 1.125 exponent -8। तो यहाँ पर हमें KSP गिवन है, ठीक है, KSP की वैल्यू गिवन है 1.8 एक्सपोनेंट -14। हमसे बोला जा रहा है कि बताओ क्या किसी इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं आयनिक प्रोडक्ट को। सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए क्यू को से मैंने इंडिकेट किया है, निकालने के लिए इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, देखो Pb की कंसंट्रेशन भी गिवन है, CrO4 -2 की भी कंसंट्रेशन गिवन है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7.03 एक्सपोनेंट -13 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो -13 है यहाँ पे और यहाँ पे -14 है, यानी कि Q की वैल्यू KSP से बड़ी है, तो सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट होंगे। जब भी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से बड़ी आती है तो प्रेसिपिटेशन होती है। अगर दोनों की बराबर है तो भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, और अगर KSP बड़ा है तो भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। जब आयनिक प्रोडक्ट बड़ा होगा तो ही प्रेसिपिटेशन होती है, क्योंकि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। 45 है द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज हीटेड इन अ स्पेसिफिक ऑपरेशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो ये हीट ऑफ कंबशन कहलाती है। जब भी कोई चीज़ हीट की जाती है तो उसके अंदर से जो हीट निकलती है उसे हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। विच मेटल हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम के अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन करने की, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है और बाकी के सारे मेटल्स इधर जाते हुए आते हैं। इधर सबसे पहले होता है सोडियम और फिर उस तरफ जाते हुए बाकी एलिमेंट्स आते हैं। तो सोडियम की सबसे ज़्यादा होती है और आगे जाते हुए कम होती जाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी। उसके बाद है 47 एटॉमिक हाइड्रोजन इज़। एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, क्योंकि ये अनस्टेबल होती है। 48 है टॉलेंस रिएजन इज़ यूज टू डिटेक्ट। टॉलेंस रिएजन हम एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओहो, ये क्या इरेज हो नहीं रहा है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 49 इन सी वाटर सोडियम क्लोराइड इज़ प्रेजेंट इन 3%। स्टैंडर्ड कंसनट्रेशन होती है सी वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड की। 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स ABCD वुड रेडिली फॉर्म अ आयन विथ चार्ज ऑफ +2। इन चारों में से कौन सा +2 चार्ज देता है। तो एटॉमिक मास या मास नंबर 12 कार्बन का होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है, 24 मैग्नीशियम का होता है और 31 फॉस्फोरस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ग्रुप 2 का होता है और मैग्नीशियम ही +2 चार्ज दे सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, आप लोग चाहो तो उसके आंसर्स को देख सकते हो, ये वाले आंसर्स, ये केमिस्ट्री के नीचे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन है हमारे पास। सबसे पहला है सर्फेक्टेंट्स आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। तो ये देखो सर्फ से याद रखना, सर्फ हम डिटर्जेंट को कहते हैं, तो डिटर्जेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। 52 है द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक इज। पी ब्लॉक के अंदर यानी कि ग्रुप 3 से ग्रुप 8 के अंदर टिपिकल नॉन मेटल्स आ रहे होते हैं मोस्टली। उसके बाद 53 है फॉर 0.00 m स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक एसिड द pH विल बी। अच्छा, pH का फॉर्मूला क्या होता है,
pH इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और ये आगे माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद अच्छा ये मैंने पहले H पॉजिटिव लिख दिया, पहले आता है माइनस लॉग, पहले आप माइनस लॉग लगाओगे और फिर H को H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाओगे। 54 है बॉन्ड, अच्छा इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर आएगा 3 सॉल्व करने पे। उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी इज़ 348 किलो जूल पर मोल एंड SI इज़ 297 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज़ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C इन SI? तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, 348 को प्लस करवाओगे 297 से और फिर क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 करवा दोगे। डिवाइड बाय 2 करवाने से क्या होगा, एवरेज बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी C और SI की, जो कि 322.5 आ जाएगी। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है N2 + 3H2 एरो 2NH3, ठीक है। कंसंट्रेशन हमें सबकी दी हुई है, N2 की दी हुई है, हाइड्रोजन की दी हुई है, NH3 की दी हुई है। तो यहाँ आके देख लेते हैं। सिंपल आप लोग क्या करोगे, KC का फॉर्मूला लगाओगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारा NH3 है, NH3 के साथ क्या है, 2 लगा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। हाइड्रोजन के साथ 3 है तो 3 पावर बन गया। सिंपल आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करोगे, पावर निकालोगे, डिवाइड करवाओगे तो आंसर आ जाएगा 9.6। उसके बाद है 56, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज़ +2 इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगर इसकी बात करें, पोटेशियम का होता है +4, ठीक है, +4। आयरन का हमें निकालना है तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं। बाकी Cn का होता है -6 और इसको इक्वेट करवा देंगे हम 0 से। तो 4 - 6 ये हो जाएगा -2, एरो के उस तरफ जाकर ये हो जाएगा 2 + 2। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं इधर देखूँ तो इधर K की वैल्यू 3 है, 3 - 6 हमारे पास -3 है और उधर जाके 3 आएगी, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ सल्फ़र एटम इन 1 मोल ऑफ H2S। सल्फ़र एटम को अगर देखें हम तो H2S के अंदर एक ही सल्फ़र है, ठीक है, यानी कि सल्फ़र का एक ही मोल पाया जा रहा है ना, 32 पाया जा रहा है, 32 ग्राम होगा सल्फ़र H2S के अंदर। और 32 ग्राम सल्फ़र बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23, लेकिन राउंड ऑफ करके 6 लिखा हुआ है। 58 है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ इक्वल टू, तो ये बराबर होता है 0.001 kg के। कैसे, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है 1 ग्राम के, और आप इसको ग्राम को kg में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करवाओगे, ठीक है, 1000 से डिवाइड करवाओगे तो 0.001 kg आ जाएगा। सिपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ऑयलेस। तो सिपोनिफिकेशन क्या होता है कि आप KOH का रिएक्शन करवा रहे होते हो ऑयल के साथ या फैट के साथ, तो ये नंबर ऑफ मिलीग्राम्स होते हैं रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सिपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। 60 when an aqueous solution of salt turns red litmus paper to blue, this salt is off। हमेशा याद रखना, अगर लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि ये बात हो रही है एसिड की, क्योंकि एसिड लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर यही लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, ये बात हो रही है बेस की। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट होगा, तभी इसने लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, और वीक एसिड होगा, क्योंकि सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस से मिलके बनता है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग इसमें बेस होगी। द वैल्यू ऑफ E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू, तो ये -1.6 एक्सपोनेंट 11 के बराबर होता है। माइनस का चार्ज ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सॉलिड CH4 CH4 बेसिकली गैस होती है, गैस के अंदर हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस को देख रहे होते हैं, तो इसीलिए इसका जो सॉलिड बनता है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनता है। रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जो पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हर वक्त घूम रहे होते हैं, जैसे बेंजीन के अंदर हर वक्त घूम रहे होते हैं ना, डिलोकेट होते रहते हैं, तो ये रेजोनेंस इन्हीं की वजह से होती है।
उसके बाद 64 है अमंग पैराफिन इट इज़ जनरली फाउंड दैट विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। अगर आप अल्केन्स का, पैराफिन्स मतलब अल्केन्स का मॉलिकुलर वेट बढ़ाओगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद है पेट्रोलियम कंसिस्ट मैनी ऑफ, पेट्रोलियम के अंदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि अल्केन्स या साइक्लोअल्केन्स होते हैं। उसके बाद हीलियम डिफ्यूजेस, हीलियम डिफ्यूज़ जो होता है यहाँ पे देखते हैं, देखो हीलियम का हमें बताना है कि वो सल्फ़र के मुकाबले में कितना फास्ट होगा, तो इनकी दोनों को रेट को कंपेयर करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाया मैंने, रेट ऑफ हीलियम डिवाइड बाय रेट ऑफ SO2 अंडर रूट मॉलिकुलर वेट ऑफ SO2 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ हीलियम। तो SO2 का मॉलिकुलर वेट होता है 64, हीलियम का 4 होता है, दोनों को डिवाइड करवाएंगे अंडर रूट 16 आएगा, इसको डिवाइड करवाएंगे, सॉरी इसको रूट निकालेंगे बाहर तो 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स एज फास्ट एज SO2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल ग्रुप हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। 68 एंड डीप सी डाइवर्स ब्रीथिंग सिलेंडर विच गैस इज प्रेजेंट मोर देन अदर्स, तो हमेशा रखना NO2 होती है जो कि हमारे पास हवा में 78% मौजूद होती है। उसके बाद वॉट वॉल्यूम ऑफ 12 mHCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 75 ml ऑफ 3.50 mHCl। तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला लगेगा M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 हमें दिया हुआ है 12, V1 हमें निकालना है, M2 3.50 दिया हुआ है, V2 75.0 दिया हुआ है। V1 निकालना है, 12 को हम उधर भेज देंगे, सही है, इधर चला जाएगा इनके डिवाइड में, इनको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाना 12 से, तो 21.9 ml आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 21.9 ml 70 वाला, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 39। 70 पर आ जाते हैं। फिश टैंक होल्ड्स 1.029 यार्ड क्यूब ऑफ वाटर, व्हाट इज दिस वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स गिवन दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1.03 यार्ड्स। अच्छा, हमें बोला है कि ये यार्ड्स क्यूब की वैल्यू है, इसको बताओ कि ये मीटर क्यूब में कितना होगा। तो इसकी मैं आपको साइन कन्वर्जन बता देती हूँ। 1 यार्ड बराबर होता है 0.764 मीटर के, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे, यानी कि 1.029 को मल्टीप्लाई करवा दोगे आप 0.764 से, तो आंसर आ जाएगा 0.99 मीटर क्यूब। उसके बाद 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एक्सिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन नेचर। तो नियॉन जो है डायटोमिक नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास नोबल गैस है, ग्रुप 8A से ताल्लुक़ है। जिंक कैन डिजॉल्व इन द एक्सेस ऑफ एन अल्कली सॉल्यूशन ओइंग टू द कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन एक करेक्ट होगा। ये मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि इसमें OH आ रहा है और अल्कली सॉल्यूशन का मतलब होता है बेस वाला सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज फॉल्स। तो यहाँ पर इट इज़ डाइवेलेंट, इट फॉर्म्स बॉन्ड दैट आर लीनियर, सही है। इट ऑलवेज फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड टू कार्बन, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन गलत बात कर रहा है। इट हैज़ 67% p ऑर्बिटल। 67% नहीं हो सकता, क्योंकि S और P हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि 50% S होगा और 50% ही P होगा। एक S और एक P है ना, तो मतलब 50-50% का काम होगा यहाँ पे इनका, तो 67 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 50% होता तो ये सही होता, लेकिन अभी गलत बात है। और हमसे यही पूछा गया ना कि इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। उसके बाद 74 है विच मॉलिक्यूल हैज़ अ लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। तो HCl की लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन आ रहा है। हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सही है। 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड वुड यू एक्सपेक्ट टू अंडरगो SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ये हमारा जो है टर्शरी नहीं है, प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, और ये वाला C ऑप्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि इस कार्बन के साथ
3 चीज़ें लगी हुई हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं और एक Br लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे इसके साथ 2 चीज़ें लगी हुई हैं। जब 3 लगे होते हैं कार्बन के साथ कुछ यूँ किस्म के, इधर भी लगा हो, इधर भी लगा हो और इधर भी लगा हो, तो वो टर्शरी कहलाता है। तो ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ये है इसके आंसर्स। जूम आउट करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं। ये रही केमिस्ट्री का सेक्शन, ये वाली रो है, ये वाला कॉलम है। तो ये आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।